अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर से मैं हूं नदीम नूर। हम हर बुध की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान आपके पास हाज़िर होते हैं और हमारे प्रोग्राम्स वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के बारे में आपसे बातचीत होती है, आपकी मुस्तकिल राय भी मिलती है, आपके सवालात के जवाब भी चलते हैं। और पहले की तरह हमारे साथ मौजूद है मिस आमना नवाज़। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वज़न के मामलात के बारे में साइकोलॉजी और ब्रेन रिलेटेड जो गाइडेंस हैं वो हमसे शेयर करती हैं। मिस आमना, वंस अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमने लास्ट टाइम 2 प्रोग्राम्स में ईटिंग हेल्दी के मौजू के इर्द गिर्द काफ़ी बात की थी जी। और आपके साथ प्रोग्राम की तैयारी करते हुए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे आज, उसके बारे में पता लगा कि हम सब लोगों के ब्रेन्स भी एक जैसे नहीं होते। जी। ब्रेन्स को भी साइकोलॉजिकल या इमोशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से डिफरेंटली कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये ब्रेन टाइप्स क्या हैं और इनका कैसे असर पड़ता है हमारी ईटिंग हैबिट्स पर या हमारी वेट मैनेजमेंट रिजीम पर, ये क्या होती हैं? आज का मौजू इस हवाले से भी काफ़ी अहम है कि एक जनरल परसेप्शन ये समझी जाती है कि एक ही तरह का डाइट प्लान हर कोई यूज़ कर सकता है और वन साइज़ फिट्स ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा जाता है वज़न को कम करने के हवाले से, कि एक ख़ास तरह का डाइट प्लान आप किसी से भी बनवा के एक्सपर्ट से और आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आपके कज़न ने, आपके फ्रेंड ने, आपके किसी रिलेटिव ने अगर कोई डाइट प्लान फॉलो किया था और उसकी वजह से उसने वज़न कम किया तो आप भी उसको बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। सो आज का जो मौजू है वो इस मिथ को ब्रेक करने के बारे में ही है कि हम सब के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं ईटिंग के और उसका ताल्लुक़ हमारे ब्रेन से होता है, ब्रेन की एक्टिविटी से होता है। और माहिरीन ने ब्रेन स्कैनिंग के थ्रू ये पता चलाया कि हमारी कोई 5 के करीब टाइप्स होती हैं ओवर ईटर्स की, 5 के करीब टाइप्स होती हैं और सबका डिफरेंट स्टाइल होता है ओवर ईटिंग का। और अगर कोई अपने उस स्टाइल को नहीं समझेगा, अपनी उस ब्रेन टाइप को नहीं समझेगा और वो सिर्फ दूसरों के देखा देखी दूसरों का डाइट प्लान फॉलो कर लेगा अपने ऊपर, तो बाज़-औक़ात वज़न कम होने की बजाय बहुत से लोगों का वज़न बढ़ जाता है। और बाज़-औक़ात ये होता है कि लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि शायद हमें जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं होता। बिल्कुल डिस्करेजमेंट। हालांकि मामला ये होता है कि वो अपने ब्रेन टाइप को समझे बगैर कोशिशें कर रहे होते हैं। तो क्या ये इतना अहम है कि इट कैन मीन ऑल द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर? जी बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से बहुत से जो फूड आइटम्स हैं वो सबको सूट नहीं करते। हमारी जीन्स की इंटरेक्शंस बहुत से खानों के साथ उस तरह से नहीं अच्छी होती और बहुत से लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे तरीके से सूट करते हैं, बहुत से लोगों को प्रोटीन सूट करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं करते। सो इसी तरह से हमारे ब्रेन की भी टाइप्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है कि हम खाने को किस नीयत से इस्तेमाल करते हैं और खाने को किस नीयत से खाते हैं, उसको किस मसले की दवाई बना के खाते हैं। तो असल में हमें आज उन टॉपिक्स पर बात करनी है। सो 5 में ब्रेन टाइप्स की बात करी थी, तो जिसमें एक जो ब्रेन टाइप होती है ओवर ईटर्स की, उनको कहते हैं कंपल्सिव ओवर ईटर्स। अच्छा। ये वो लोग होते हैं जो कि जिनका हाथ खाने पे नहीं रुकता, ये ऑब्सेस्ड होते हैं खाने के बारे में और हर वक्त खाना खाए बगैर चैन भी नहीं पड़ता इन्हें। जी। और जब खाना नहीं खा रहे होते तो खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, जब खाना खा रहे होते तो खाने पे रुक नहीं सकता इनका हाथ और फिर अगले खाने के बारे में भी समटाइम सोच रहे होते हैं, यानी ये ऑब्सेस्ड होते हैं अबाउट फूड। इसके अलावा ये लोग काफ़ी रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी कुछ कम होती है और जो इनके ज़हन में जो ख्याल आता है तो ये आगे नहीं बढ़ पाते। ये कहते हैं कि पहले मैं ये कर लूँ जो ज़हन में ख्याल आया है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और जब ब्रेन स्कैनिंग की गई तो पता चला कि हमारे ब्रेन में एक हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो बिल्कुल माथे के बिल्कुल पीछे है, उसके डीप जाके पीछे एक हिस्सा है जिसको कहते हैं एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, जिसको गियर शिफ्टर कहते हैं। ये हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और जब इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस हिस्से में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
तो उसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं, हम एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, रिजिडिटी आ जाती है, हम फ्लेक्सिबल होके अगले ऑप्शंस की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि हम कहते हैं कि पहले ये जो ख्याल आया है मैं उसके ऊपर अमल कर लूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। सो ब्रेन स्कैनिंग से पता चला कि जो लोग इस तरह का स्टाइल ऑफ ईटिंग रखते हैं, कंपल्सिव ओवर ईटर्स होते हैं, तो उनके एंटीरियर सिंगुलेट गायरस में भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी पाई जाती है, और यही वजह होती है कि वो खाने को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो अपने आप को मेडिकेट कर रहे हैं अपनी उन ख्यालों को और वो जो ऑब्सेशंस हैं उसको दूर करने के लिए। और इसमें ये जो इस ब्रेन पार्ट में जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट होती है, उसके पीछे भी रीज़न होती है कि इन लोगों के ब्रेन का एक केमिकल जिसे सेरोटोनिन कहते हैं उसमें भी कमी आती है। सो माहिरीन ने ये फिर इसका हल ये निकाला कि क्यों ना जो लोग ऐसे कंपल्सिव ओवर ईटर्स हैं उनको नेचुरल वे में उनका डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए, या डाइट प्लान के अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी कर दी जाएं कि जिसकी वजह से उनके सेरोटोनिन लेवल में भी कुछ इजाफा हो और ब्रेन के उस पार्ट में जिसको सिंगुलेट गायरस कहते हैं उसकी एक्टिविटी में भी कमी आए। सो मैं चाहूँगी कि हम स्लाइड एक अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि कौन सी चीज़ें जो कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। ऐसे लोग अगर हाई प्रोटीन डाइट्स लें, ख़ासतौर पर प्रोटीन शेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, सो ये उनके लिए वर्क नहीं करेगा। और ऐसे लोग अगर स्टिमुलेटिंग आइटम्स इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, जैसे कैफ़ीन, ऐसी ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा हो, फिज़ी ड्रिंक्स हो सकती हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, या सिगरेट का इस्तेमाल करें, या किसी तरह के स्टिमुलेटिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे लोग फिर उनको कोई डाइट प्लान जो अगर वो इस तरह का कोई प्लान बनाएंगे तो उनको सूट नहीं करेगा। कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए जो चीज़ें सूट करेगी उनके ये सेरोटोनिन लेवल को मद्देनज़र रखते हुए, मैं चाहूँगी कि स्लाइड कंटिन्यू रहे। व्हाट वर्क्स में आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं, जिसमें ब्राउन राइस है, केला है, कॉटेज चीज़ है और कुछ हर्बल टीज़ हैं। फिजिकल एक्सरसाइज ऐसे लोगों के सेरोटोनिन लेवल में इजाफा कीजिएगा जी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आपकी मुराद ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको अपनी असल शक्ल से बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं किया गया, यानी उसमें वो रिफाइंड नहीं होते, रिफाइंड नहीं है, फाइबर मौजूद है और अपनी असल शक्ल के करीब तर हैं। जैसे हम कोई फ्लोर ले लेते हैं, यानी कोई पिसा हुआ आटा, तो बहुत रिफाइंड आटा भी अवेलेबल है, प्रोसेस्ड जो होता है, जो प्रोसेस्ड है, या बिल्कुल नेचुरल होल व्हीट आटा या होल ग्रेन आटा भी अवेलेबल छान के समेत। आप जब ये फरमा रही थी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो मेरे जहन में ये आ रहा था जब आपने ये बात की कंपल्सिव ओवर ईटर्स के ब्रेन के बारे में जी, कि सेरोटोनिन की कमी भी होती है। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन सेरोटोनिन को बनाने के लिए जिस अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का इस्तेमाल करता है, वो इंटेस्टाइन से ब्रेन तक जाने का जो मैकेनिज़्म है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अगर कोई अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेगा या ख़त्म कर देगा, जैसे बहुत सी हर ज़माने में एक कोई ना कोई गलगला डाइट होती है, कोई हाइप होती है, जैसे आजकल कीटो की बड़ी हाइप है। जी बिल्कुल। उसमें फिर होता ये है कि उसमें फैट्स और प्रोटीन्स तो हैं पर कार्ब्स बहुत कम है जी। उसके नतीजे में सेरोटोनिन बहुत पहले ही कम है, तो और भी कम फिर नया बनेगा, जिसकी वजह से तो फिर बाकायदा वो डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। तो अगर किसी ने कोई काम करना है या कोई चैलेंज या कोई गोल अचीव करना है और उल्टा उसकी स्ट्रेटजी ये है कि उसके नतीजे में उसे डिप्रेशन हो जाए, तो ये तो ऐसे ही है जैसे किसी का पिछला मसला तो हल हुआ नहीं और नया बड़ा मसला और ख़राबी सामने आ गई है जी। तो अगेन हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि देयर इज़ ओनली वन डाइट एंड दैट इज़ बैलेंस डाइट। वो कि बैलेंस डाइट के अंदर रहते हुए हम अच्छी से अच्छी कर सकते हैं डाइट को, लेकिन जो ही हम बैलेंस डाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर निकलते हैं, हट के कुछ करते हैं, और हमारी नीयत दरअसल डेस्परेटली ये होती है कि हम तेज़ी से अपने रिजल्ट्स को अचीव करें, तो उससे फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान में इजाफा होता है। बिल्कुल। और आपने
अभी जिक्र कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स जी, का, जी। तो अब आप फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में जी, फिजिकल एक्सरसाइज से अगेन फिजिकल एक्सरसाइज को एंटी डिप्रेसेंट भी कहा जाता है कि वर्जिश से, वॉक से हमारे ब्रेन में और बॉडी में वो इफ़ेक्ट आता है जो कि डिप्रेशन को दूर करता है। सेरोटोनिन ख़ास तौर पर इसमें मैं कहूँगी कि सर फहरिस्त है कि जो कि रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से मूड में बेहतरी आती है। और कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, कंपल्सिव ओवर ईटर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनको रात के टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है और जिसकी वजह से इनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है। और ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं खाना, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी वो रात वाला खाना जो है वो ज़्यादा फैट्स स्टोर करती रहती है बॉडी में। और ये भी बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो लोग जो कि सेम कैलोरी काउंट रखते हैं और लेकिन रात को नहीं खाना खाते, जैसे फ़र्ज़ करें 1500 कैलोरीज अगर कोई लेता है दिन की और वो प्रॉपर अपने टाइम पे खाना खा लेता है, लेकिन दूसरा शख्स जो कंपल्सिव ओवर ईटर है वो भी 1500 कैलोरीज ही रखता है दिन की, लेकिन वो रात के टाइम खाना खाता है। तो कहा जाता है कि कंपल्सिव ओवर ईटर रात के खाना खाने की वजह से अपना वज़न बढ़ा सकता है, उसका वज़न कम नहीं होगा। उसी स्लाइड की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अवॉइड नाइट टाइम ईटिंग आफ्टर डिनर, यानी ये जो रात को जो मिडनाइट मंचिंग बहुत ज़्यादा होती है ये कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा वार्म मिल्क अगर रात के टाइम स्पेशली लिया जाए तो उनकी नींद में भी बेहतरी आ सकती है। सैफरन एक्सट्रैक्ट हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ज़ाफ़रान का भी इफ़ेक्ट एंटी डिप्रेसेंट होता है। सो कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए ये वाला जो प्लान है ये ज़्यादा बेहतर तौर पर काम आता है। आपकी इजाज़त से ये ग्लास ऑफ वार्म मिल्क पर भी कुछ बात हो जाए। एक्चुअली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में जी एक प्रोटीन्स होते हैं, तो एक प्रोटीन या एक अमीनो एसिड केसीन भी होता है। तो जब वो हमारे जिस्म में जाता है तो हमारा जिस्म उससे डाइजेस्ट करके केज़ोमॉर्फिन यानी मॉर्फिन जैसी एक चीज़ बना देता है, जिसके नतीजे में फिर नींदें, चैन, सुकून, आराम। इसीलिए लस्सियाँ पीने के बाद गनुदगियाँ होती हैं, या गो के गनुदगी की एक वजह और भी है कि सारे जिस्म से जो ब्लड है वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए गट के इर्द गिर्द आना शुरू हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो केज़ोमॉर्फिन्स भी बनते हैं जिनसे बड़ी ठंड और सुकून मिलता है। वो जो एक कंपल्सिव ओवर ईटर की आप बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि जब उन्हें हंगर पैंग्स या हाबड़ा पड़ा हो जी और उस वक्त उन्हें सुकून पहुंचाने वाला कोई काम उनके हाथों हो जाए, बिल्कुल, तो इसके नतीजे में ना सिर्फ उनकी जो हंगर पैंग्स हैं वो ठीक होंगे, बल्कि जो उनकी इमोशंस या साइकोलॉजी है उसको भी ठंड पड़ेगी। क्योंकि जब आपने ये वर्ड यूज़ किया कंपल्सिव ओवर ईटर, तो मेरे जहन में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ख्याल आ गया। आपने ऑब्सेशंस का जिक्र भी किया। दरअसल वो ये होता है कि जहन में ख्यालात आते हैं जी, जो कि काबू से बाहर होते हैं, जो मर्जी के बगैर होते हैं, और उसके बाद वो उससे जान छुड़ाने मजबूर करते हैं, और उनसे जान छुड़ाने के लिए कंपल्सिवली कोई एक्ट वो बंदा करता है। जी। और जब वो एक्ट करता है तो वक्ती तौर पर उन ऑब्सेशनल थॉट्स की दिक्कत और तकलीफ़ कुछ कम हो जाती है, पर कुछ देर के बाद दोबारा वो तकलीफ़ बढ़ जाती है और इसी विशियस सर्कल में वो इंसान पिस के रह जाता है। और गालिबन कंपल्सिव ईटर्स का मामला भी ऐसे ही है, कंपल्सिव ओवर ईटर्स का, कि ये खाने को एज सेल्फ मेडिकेशन या अपनी जहमत और तकलीफ जो इनके अंदर खाना खाते हैं। हाँ, ये बेबस होके खाना खाते हैं, कुछ देर के लिए नम हो जाते हैं या बदहाल हो जाते हैं, या वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि दोरे हो जाते हैं जी, या हंपने लगते हैं। वैसे ये फिनोमेनन आजकल भी हम अपने आप में या इर्द गिर्द लोगों में देख सकते हैं कि जब अफ्तारी पर लोग खाने पर टूट पड़ते हैं तो फिर अचानक कुछ कम वक्त में ज़्यादा खाना खा जाते हैं, जिसके बाद बड़ा बोझलपन और बड़ी जहमत होती है, तो वो अजीब से बन के बैठे होते हैं, ना उनसे हिला जाता है, ना उनसे मूव किया जाता है, ना उनसे नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे ही है। तो ये गालिबन एक मामला था कंपल्सिव ओवर ईटिंग। जी बिल्कुल, आपने जैसे ओसीडी की बात की तो रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं
या जैसे एनोरेक्सिया या बुलिमिया नर्वोसा है जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो कि ओसीडी की जैसी ही एक शक्ल है, तो उनके ब्रेन की जब स्कैनिंग की गई तो उसमें भी सिंगुलेट गायरस जिसकी हम बात करें वो ही ओवर एक्साइटेड था या ओवर स्टिमुलेटेड था, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। सो कंपल्सिव ईटिंग का पैटर्न भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ओसीडी के जैसा, कि जिसमें बार बार खाने के ख्याल आते हैं और फिर रेजिस्ट नहीं कर पाते हम, और फिर हम खाने के ऊपर भी हाथ नहीं रोक पाते। दूसरी टाइप जिसकी हम अभी बात करेंगे ब्रेन टाइप, वो है इम्पल्सिव ओवर ईटिंग की। अच्छा, इम्पल्सिव ओवर ईटर्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते तो नहीं है खाने के बारे में, लेकिन जब खाना उनके सामने आता है तो वो रुक नहीं पाते, वो नो नहीं कह पाते अपने आप को या किसी और की ऑफ़र को। वो कई दफ़ा घर से निकलते हैं किसी और काम के लिए, लेकिन रास्ते में किसी बड़ी मशहूर फूड चेन का कोई ऑफ़र देख लेते हैं, उसका कहीं कोई साइन बोर्ड देख लेते हैं, तो फ़ौरन से उनके जहन में ख्याल आता है कि चलो अब ये खा लेते हैं। सो इम्पल्सेस आती हैं। आपका इशारा अपने किसी कोलीग यानी मेरी तरफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन जनरली जो इम्पल्सिव ओवर ईटर्स होते हैं उनके दिमाग में एक खाने के बारे में एक ख्याल आता है, एक लहर आती है, और उसके बाद फिर वो अचानक से आउट ऑफ नथिंग ये ख्याल आ जाता है उनका, पहले से कोई प्लान नहीं होता। समटाइम्स आउट ऑफ नथिंग, समटाइम्स कोई ना कोई ट्रिगर उनको मिलता है और वो अपने ओरिजिनल एजेंडा से हट के वो खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कहीं जा रहे हों तो रास्ते में प्लान नहीं था लेकिन कुछ देख लिया खाने पीने का, तो कभी चलो ये खा लेते हैं। और ऐसे लोग फिर अपने जो डाइट प्लान होता है उससे भी हट जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी दोस्त के घर गए थे तो वहाँ पे बिरयानी बनी हुई थी, या वहाँ पे हलवा बना हुआ था, या खीर बनी हुई थी, तो ये हमने खा लिया। सो बहुत से लोग जो इम्पल्सिव ईटिंग करते हैं उनकी जब ब्रेन स्कैनिंग की गई तो पता चला कि इनके ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसको CEO ऑफ ब्रेन कहते हैं, हमारे माथे के बिल्कुल पीछे आँख से ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको ब्रेन का CEO कहते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन भी कहलाता है, ये सोचता समझता है और ये जजमेंट अपनी जो है इसकी बहुत अच्छी होती है अगर ये सही से वर्क करे। इसके अलावा ये ब्रेक लगाने वाला एलिमेंट भी है इसमें, है कि ये हमें रोक लेता है, ये ब्रेक लगाता है कि जब इम्पल्सेस आती हैं, जब ख्यालात आते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो ये हमें रोकता है। सो इसके अलावा ये अपनी गलतियों से सिखाता भी है हमें कि पास्ट में ये गलती हुई थी तो अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले नुकसान हुआ था। सो इसका ये जो ब्रेन को एग्जीक्यूटिव ब्रेन भी हम इस हिस्से को कहेंगे, ब्रेन का एग्जीक्यूटिव पार्ट। और इम्पल्सिव ओवर ईटर्स के जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी एक्टिविटी लो होती है, वो उस तरह से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा होता बल्कि नॉर्मल से कुछ कम फंक्शनिंग उसकी होती है। और ऐसे लोगों के ब्रेन के जो डोपामीन लेवल्स हैं वो भी कुछ कम होते हैं, और इसकी वजह से ये जो इनका इम्पल्सिव स्टाइल है ईटिंग का, ओवर ईटिंग का, ये बहुत बढ़ जाता है। सो इसके हिसाब से माहिरीन ने कुछ प्लान बनाया कि ऐसे लोगों के लिए ऐसी डाइट होनी चाहिए जो कि इनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी हेल्प करे और इनके डोपामीन लेवल्स को भी मेंटेन करें। सो हम इस स्लाइड में जैसे कि एक तरफ व्हाट डजंट वर्क के लिए जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इम्पल्सिव ओवर ईटर्स अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कि इम्पल्सिव ओवर ईटर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर खा लिया, पास्ता खा लिया, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा शौक से, शुक्र है आपने पिज्ज़ा का नाम नहीं लिया। पिज्ज़ा भी इसी में आएगा, इसी में है, पिज्ज़ा भी इसी में है। और आपने देखा होगा कि आधी आधी रात को रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ही ऑफ़र किए जाते हैं डिफरेंट फूड चेन से कि पिज़्ज़ा आप ले लें, और कई दफ़ा तो बाय वन और गेट वन फ्री की भी ऑफर्स आती हैं। सो इट डजंट वर्क फॉर इम्पल्सिव ओवर ईटर्स। स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा या स्ट्रेस को ठीक से मैनेज ना करना, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहना भी इम्पल्सिव ओवर ईटर्स को मज़ीद ओवर ईटिंग की तरफ लेकर जाता है। अल्कोहल का इस्तेमाल क्योंकि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, उसको स्लो डाउन करता है, सोचने समझने वाला जो दिमाग है। सो अल्कोहल यूज़ भी इम्पल्सिव ईटर्स को हेल्प नहीं करता बल्कि ये उनको मज़ीद इम्पल्सिविटी की तरफ लेके जाता है। इसी तरह से अगर कैफ़ीन के बहुत सारे डाइट में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स हो गई बहुत ज़्यादा, या चाय कॉफ़ी या फिज़ी ड्रिंक्स हो जाती हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी इम्पल्सिव ओवर ईटर्स के लिए वर्क नहीं करती। बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर जो प्रोसेस्ड या रिफाइंड शुगर होती है वो इस्तेमाल करना भी इम्पल्सिव ओवर ईटर्स को मज़ीद इम्पल्सिविटी की तरफ लेकर जा सकता है, इम्पल्सिव ओवर ईटिंग की तरफ। और समटाइम्स तो इम्पल्सिव ओवर ईटर्स एंटी डिप्रेसेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को
काम डाउन करने के लिए और मूड अच्छा करने के लिए। सो ये वो तरीके हैं जो कि बिल्कुल कभी वर्क नहीं करेंगे इम्पल्सिव ओवर ईटर्स के लिए। और जो चीज़ें वर्क करती हैं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि चिकन, कॉटेज चीज़, एग्स, ओट मील, योगर्ट, इनमें फिनाइलएलानिन और टेरोसिन होता है जो कि डोपामीन का प्रिकर्सर है, यानी डोपामीन की प्रोडक्शन में हेल्प देता है। सो ये खाने वर्क करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज अगेन ये तो हर टाइप और ब्रेन टाइप में हेल्प करेगी। ग्रीन टी का इस्तेमाल और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका फाइबर ज़्यादा हो, फाइबर लेवल, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम हो, वो खाने इम्पल्सिव ओवर ईटर्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, 2-3 सवाल मेरे जहन में हैं। अल्कोहल के जैसी अद्वियात भी कभी कभार लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैंकुलाइजर्स जिन्हें बोला जाता है। असल में वो एडिक्टिव ट्रैंकुलाइजर्स होती हैं और जिस असल मकसद के लिए उन्हें फार्माकोलॉजी में बनाया गया था वो दरअसल एंग्जाइटी को ठीक करना या एंग्जियोलिटिक होना उनका इफ़ेक्ट है। तो आमतौर पर लोग अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेसेस और परेशानियों से घबरा के तो ट्रैंकुलाइजर्स या माइनर ट्रैंकुलाइजर्स या ये जो स्लीपिंग सो कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स हैं, वैसे ये हिप्नोटिक्स नहीं होती या इनका असल मकसद स्लीप इंड्यूस करना या नींद लाना नहीं होता। इनका असल मकसद तो ब्रेन में जब एंग्जाइटी का तूफ़ान मचा होता है तो उसको स्लो डाउन करना होता है। पर ये ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज़ को स्लो डाउन नहीं फिर करती हैं, पूरे ब्रेन को ही स्लो डाउन कर देती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि वक्ती तौर पर तो अफाका महसूस होता है, पर अगली शाम फिर अपनी ज़िंदगी की किसी दिक्कत, तकलीफ़ और परेशानी से घबरा के दोबारा उस पिल को पॉप करने का दिल चाहता है। और आमतौर पर लोगों को ये पता नहीं होता कि इनके असरात अल्कोहल से मिलते जुलते हैं। और इसका सबूत ये है कि अगर कोई अल्कोहलिक या एडिक्ट कभी किसी चोट, तकलीफ़, परेशानी की वजह से किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आए तो उसे इन्हीं अद्वियात में से किसी एक का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे उसे नशे की कमी भी महसूस नहीं होती। ये नशावर चीज़ें हैं। आपने इसी स्लाइड में आगे एंटी डिप्रेशन का जिक्र भी किया। इसका मतलब है कि इम्पल्सिव ओवर ईटर्स मे और मे नॉट सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एज वेल। मैंने ये जिक्र इसलिए किया है कि आपकी आज के मौजू से ऐसा भी लग रहा है कि वज़न कम करने के हवाले से अगर कोई दूसरी दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी हमें दरपेश है तो उसके इलाज पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर भी है तो और गुस्सा भी बहुत आता है तो इसका मतलब है कि अगर गुस्से के पीछे डिप्रेशन है तो उसकी दवाई भी खानी चाहिए और ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी चाहिए। यानी वज़न कम करने के मामले में ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि बाकी सारे काम छोड़ दिए जाएं, बल्कि अगर डॉक्टर ने कुछ तजवीज़ किया हुआ है तो वो भी अपने इलाज को जारी रखना पड़ेगा। मैंने ये जिक्र आपसे इसलिए भी किया क्योंकि बहुत सारे लोग वज़न कम करते हुए अपने बाकी जो उन्हें अद्वियात या इलाज तजवीज़ करते हैं डॉक्टर्स, वो छोड़ डालते हैं। जी। अच्छा, ये जो फैट डाइट्स हैं जिन्हें मैं फैट डाइट्स कहता हूँ, ऐसी डाइट्स जो वक्ती तौर पर तेज़ी से रिज़ल्ट देती हैं लेकिन लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान कर डालती हैं उस इंसान का, इनको प्रमोट करने वाले लोग भी इनके बारे में कुछ ऐसा तासुर देते हैं जैसे ये कोई मैजिकल सिल्वर बुलेट है, ये कोई ऐसा इलाज है जो सर से लेकर पाँव तक कमाल कर देगा। वो उर्दू के एक शेर का मिसरा है कि कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए कि हम इंसानों ने जब अपनी बात को किसी तक पहुंचाना होता है तो हम ये टूल भी यूज़ करते हैं कि फिर उसकी शान में ज़मीन और आसमान एक कर देते हैं, एग्जैजरेट कर जाते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट का टूल भी है। आपको याद होगा कि 7-8 साल पहले जब हमारे मुल्क में चाय बनाने वाली बड़ी कंपनीज़ ने ग्रीन टी को टी बैग्स में और इस तरह सेल करना शुरू किया तो उन्होंने ग्रीन टी के बारे में कुछ ऐसे ज़बरदस्त दावे किए कि लगता था जैसे
कुछ भी कर लें, ग्रीन टी हर मसले का हल है। बिल्कुल। और मोटापे को तो अकेले ग्रीन टी से ठीक जी किया जी जा ऐसे सकता ही है। है, एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही देते हैं वो लोग, एग्जैजरेट करते हैं। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ग्रीन टी पी के अपने मैदे को ख़राब कर लिया और इसके नतीजे में उन्हें एंटासिड्स या मैदे में जो तकलीफ़ पैदा हुई थी उसको ठीक करने की दवाइयाँ खाना पड़ी। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम एक काम करते हुए बाकी ज़रूरी काम छोड़ दें, बल्कि यकीनन वज़न के चैलेंज को हैंडल करने के लिए हमें गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस को भी जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम वज़न कम करते करते बाकी चीज़ें छोड़ दें तो इसके नतीजे में हमें कोई कामयाबी मिले। बिल्कुल। कई दफ़ा हम वज़न कम करने के हवाले से जो कामकाज हमें करना होता है वो तो सही कर रहे होते हैं, पर एल्सवेयर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक ना पूरा करने की वजह से हम वज़न कम करने के मामले में भी ख़राबियों का शिकार होते हैं। जैसे अगर कोई डायबिटिक है और अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं करता, जी। या अगर डायबिटिक नहीं भी है और वज़न कम करने के प्रोजेक्ट में है और सिर्फ नींद पूरी नहीं करता, बिल्कुल, तो भी उसके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स का ऐसा तूफान मचा रहेगा कि फिर वो कुछ भी कर ले, वो वज़न कम कर रहा होगा और उसके स्ट्रेस हार्मोन्स उसके खाने को फैट में कन्वर्ट करके वज़न को बढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल। तो वज़न कम करने का मामला अगेन एंड अगेन कोई ऐसा मामला लगता है जिसमें अपने फ़राइज़ से पहलू तही करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बिल्कुल। मिसामना, यहाँ पर मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा आज का टॉपिक पहले की तरह बहुत अहम है, लेकिन हमें कुछ वक्त की कमी का सामना है और हमारे अगले प्रोग्राम और बाकी चीज़ें भी लाइन अप हुई हैं। हम ब्रेन टाइप्स यानी 3 और रह गई, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम पहले इन्हें थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे। बिल्कुल। इस पर मज़ीद बात करेंगे और हमें इंतज़ार रहेगा अपने व्यूअर्स की तरफ से कमेंट्स और सवालात का, जिनको हम प्रॉम्प्टली जवाब देंगे। हमें अगले बुध तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हो।